अगर आपकी कुंडली में राहु 11वें घर में है, उसका बाप उसके साथ ना रहे। जैसे ही राहु 11 वाला व्यक्ति 24 साल का होगा, पिता को कोई बीमारी लग सकती है, फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, पिता किसी मुसीबत में आ सकता है। राहु 11 में धन ना मांगे माँ से अपनी, ना ही मांगे बाप से। अगर राहु 11 वाला स्वाभिमानी है, खुददार है, तो इस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिष ना समाधान का साधन नहीं है। ज्योतिष वहां शुरू होती है जहां से आपकी समस्या शुरू होती है। पीला धागा या सोने की चैन अवश्य बने। जो राहु 11 वाले जीवन परेशान होता ना, कुछ इस तरह किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये राहु 11 वाले की एक युक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट भारती। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है एस्ट्रोलॉजर दीपक जी, और इन्हें CIL गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और ये 15 साल से ज्योतिष में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और खास तौर पर ये ज्योतिष को सिखा भी रहे हैं। इन्होंने अब तक लाल किताब के 70 से ज़्यादा बैचों को भी पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम दीपक जी से ही जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जवानी। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। नहीं, आपने पहले ही मेरे बारे में इतना बता दिया है कि मुझे लगता है बताने के लिए वैसे कुछ है नहीं, मगर फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं CIL गुरु के नाम से फेमस हूँ। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मेरा जन्म अम्बाला का है और माता पिता का मुझे भरपूर सहयोग मिला। स्कूली शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद मैंने स्नातक किया, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। देन 19 साल कंटिन्यू जॉब करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए मैं बहुत से गुरुओं से मिला। और जब गुरुओं से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका जो फॉर्चून है दीपक जी, वो ज्योतिष के लिए आपका फॉर्चून बना है। तो तब मैंने ज्योतिष में रुचि रखी और पिछले 15 साल से मैं ज्योतिष के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं ज्योतिष की कक्षाएं लेता हूं, पढ़ाता हूं। 2020 तक मैंने पुणे में, बॉम्बे में, तेलंगाना में, अहमदाबाद में जाकर वहां पे बैचेज ली और पढ़ाए। ये मेरा ज्योतिष के अंदर का अब तक का कैरियर रहा। दीपक जी, जैसे कि कहा जाता है कि राहु व्यक्ति को काफी तकलीफ देता है, तो लाल किताब के अनुसार राहु जिस भाव में बैठा है उस एक घर के भाव के बारे में आप हमें क्या विस्तार से बता सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सभी ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि राहु एक भ्रमिक ग्रह है, मगर आज इस दुनिया में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये राहु के पास है। अब राहु की अगर मैं बात करूं तो लाल किताब में हर घर के हिसाब से राहु का अपना अपना फलित होता है। मगर जैसे कि मैं लाल किताब पे जोर देता हूं, तो लाल किताब में एक बात कही गई है, मनुष्य बंदा खुद लेख से अपनी, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, अक्ल किस्मत ना झगड़ा हो। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपनी किस्मत बना सकता है, अपनी किस्मत बिगाड़ सकता है। आप ये सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हो और वो पढ़ाई ना करे, या किसी व्यक्ति की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग हो और वो पढ़ाई ना करे, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? तो सेम लाल किताब को अगर समझना है तो हमें उसकी पूरी बेस को समझ के चलना पड़ेगा। दीपक जी, लाल किताब के अनुसार राहु जब 11वें भाव में होता है, उसका क्या फलित होता है, उसके बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए और हमारी ऑडियंस को भी। सर, जैसे कि आपने ये पूछा कि लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का राहु 11वें भाव में बैठा है, तो सीखने के उद्देश्य से, जानने के उद्देश्य से और समझने के उद्देश्य से उसको किस प्रकार से मैं समझाऊं अपनी ऑडियंस को भी, कि किस प्रकार से समझाऊं कि अगर किसी व्यक्ति का राहु 11वें भाव में है तो उसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लाल किताब काल पुरुष की कुंडली पर चलती है। अब अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो लाल किताब के अनुसार पहले भाव में 1 नंबर राशि मानी जाती है। अब जैसे कि भारती जी ने बोला कि राहु अगर 11वें भाव में है तो उसका फलित कथन क्या होगा,
तो देखा जाए 11वें भाव में शनि की राशि पड़ गई, राहु वहां बैठा है, शनि जज है, राहु पुलिस है। ये आप जानते हैं कि हर जज को एक पुलिस वाला अलॉट किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए या उसके सम्मान के लिए। बिना पुलिस के कोई केस कोर्ट में लगेगा नहीं, और जब तक केस कोर्ट में लगेगा नहीं तब तक जज के सामने जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है राहु 11 को अगर पढ़ना है तो हमें ये समझना है कुंडली का 11वां घर शनि का घर, और लाल किताब के हिसाब से ये घर बृहस्पति का घर भी है, क्योंकि जितना ज्ञान जज के पास है, मान लो कोई एक वकील है जो उसको 40 साल का तजुर्बा है, और एक जज है जो 36 साल की एज का है, और 36 साल की एज के जज ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो 40 साल के तजुर्बे के वकील की कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो ये घर बृहस्पति का घर भी है। तो कुंडली का 11वां घर शनि का घर, यहां बृहस्पति का भी घर। अब बृहस्पति हवा है, राहु कड़वा धुआं है। आप घर में जब पराठे बनाते हैं या दाल में छोका लगाते होंगे तो एक धुआं उड़ता है जो हमारे लिए असहनीय है, इसको कड़वा धुआं कहते हैं। अब वहां पे क्या होता है, हमें खिड़की खोलनी पड़ेगी उस धुएं को बाहर निकालने के लिए, या हमें एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ेगा उस धुएं को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब है वहां पे जो साफ हवा थी उस राहु ने वो खराब कर दी। तो यहां कहते हैं राहु 11 में बृहस्पति बर्बाद हो जाता है। राहु 11 बृहस्पति बर्बाद। तो राहु 11 का फलित कथन यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का राहु 11वें घर में है तो उसकी शिक्षा में तकलीफ आएगी। बृहस्पति बर्बाद हो गया। अब दादा का सुख कम मिलेगा, यह भी बृहस्पति का कारक है। इस व्यक्ति की सांस की तकलीफ ज्यादा होगी। राहु 11 में सिंपल सी बात है कि बृहस्पति खराब हो रहा है, तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब लाल किताब में देखा जाए तो पहला जो घर है ना, और जो 11वां घर है, पहले घर में जो ग्रह होता है उसकी टांगे 11वां घर है। मतलब पहले घर में जो ग्रह है वो बिना 11वें घर के ग्रह से नहीं चलता। अब राहु 11 में, इसका मतलब 11वां घर हमारी टांगे भी है। तो राहु 11 में अगर किसी का है तो शरीर जितना मर्जी मोटा हो लेकिन टांगे पतली मिलेंगी। शिक्षा में रुकावट आ सकती है, शिक्षा दूर जाके कर सकता है। शिक्षा हो सकता है कि उसको पूरे 12 साल 12वीं क्लास तक में 3 स्कूल बदलने पड़े। हो सकता है कि अच्छे नंबर ना आने की वजह से उसको आगे ब्रेक लेना पड़े। बहुत सारी प्रॉब्लम। दीपक जी, लाल किताब में 11वें भाव में जब राहु होता है तो कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी हुई हैं, जैसे बड़े नाम बदनाम, जब सीना जोरी कसम खा के बेचेंगे सब माल चोरी। इसके बारे में आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं? कितनी बड़ी बात है। राहु 11 में पंडित रूपचंद जोशी जी को मैं एक बार दोबारा दिल से नमन करता हूं। इतनी प्यारी बात उन्होंने लिखी कि बड़े बदनाम नाम, माल खा के चोरी, बेचेंगे सीना जोरी। मतलब कि बड़े राहु 11 वाला बहुत नामचीन व्यक्ति होता, बहुत नामचीन। ये हर माल अपनी मर्जी से बेचेगा। 5 रुपए का माल 50 रुपए में, 500 रुपए में बेचेगा। अगर आप लोग एंड्रॉयड फोन सारे इस्तेमाल करते हैं, गूगल सब इस्तेमाल करते हैं, आप डालिए उसमें बाबा रामदेव की कुंडली, देखिए उनका राहु 11वें घर में है। तो राहु 11 वाला उसकी खुद की मर्जी है कि वो अपना 1 रुपए का माल कितने का बेचना चाहता है। बड़े नाम बहुत होगा जी, शिक्षा होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दादा का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक आधे केस में अपवाद हो सकता है, मगर लेकिन अगर राहु 11 में है तो ऐसा व्यक्ति अगर अपना माल बेचना चाहे तो अपनी मनमर्जी के दाम पर बेच सकता है, सीना जोरी करके बेच सकता है। लेना है लो, नहीं लेना है तो मत लो। दीपक जी, जब 11वें भाव में जब राहु बैठा है उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं, जन्म दुनिया बेटा होते बाप वहां रहता नहीं। इसके बारे में विस्तार में बताएंगे सर? जन्म दुनिया बेटा होते बाप वहां रहता नहीं। अगर आपकी कुंडली में राहु 11वें घर में है और आपका बेटा जिस मकान में पैदा होगा, आपको चाहिए, किसको चाहिए? जिसका राहु 11 है उसको चाहिए उसका बाप उसके साथ ना रहे। जन्म जहां बेटा होते बाप वहां रहता नहीं। अगर राहु 11 वाले व्यक्ति को कामयाब होना है, करोड़पति बनना है, एक मुकाम पाना है, दुनिया में एक लेवल पाना है, दुनिया में नाम पाना है, और अगर तेरा बेटा हो जाए, जन्म जहां बेटा होते बाप वहां रहता नहीं, मतलब तू उस मकान को छोड़ दे। जैसे ही मकान छोड़ देगा
जहां इसका बेटा पैदा हुआ है या इसका पिता इससे दूर हो जाए। बात एक ही है, बाप वहां रहता नहीं। भाई राहु 11 वाले के बेटा हो गया तो बाप कौन हो गया? तो दादा, या तो ये अपने दादा का मकान छोड़ दे या ये अपने बेटे से दूर हो जाए। या मेरा है, मान लो मेरा राहु 11 है तो मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे वहां से अलग होना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। एक लाइन थी ना शुरू में जी, वो राहु 11 बृहस्पति बर्बाद। हाँ। अगर मान लो राहु 11 में बेटा हो गया तो बर्बाद कौन होगा? बृहस्पति। इससे पहले उसके दादा को तकलीफ आए, उस कुंडली वाले के पिता को तकलीफ आए। तो बृहस्पति बर्बाद होने कब हो रहा था? जब राहु 11 वाला वो था। तो जैसे ये बेटे से अलग हो जाएगा या ये अपने बाप से अलग हो जाएगा तो राहु 11 जागृत हो जाएगा और ये व्यक्ति दुनिया का नामचीन व्यक्ति कहलाएगा। दीपक जी, जब 11वें भाव में राहु होता है तो उसके लिए कुछ लाइनें और भी हैं, जैसे शनि बैठा 5, तीजे योगी अलंकार हो, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? इसका मतलब है कि लाल किताब की भाषा में बात करें तो 11वें घर में जो ग्रह होता है ना, उसको दृष्टि मिलती है खाना नंबर 3 से। ओके। और 11वें भाव में जो ग्रह है उसका कनेक्शन 5वें घर से भी है जी। इसका मतलब है 11वें घर को कहां से कनेक्शन मिल रहा है? 3 और 5 से। 3 और 5 से। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि घर किसका है? शनि का है। बेटा कौन है? राहु है। शनि कौन है? जज है। राहु कौन है? पुलिस है। अब अगर राहु 11 वाला तीसरे या 5वें घर में शनि आ जाए जी। तो योगी अलंकार। योगी अलंकार का मतलब है ये व्यक्ति योगी भी होगा और व्यापारी भी होगा। ओके। तो राहु 11 के समय यदि कुंडली के तीसरे और 5वें घर में शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति योगी अलंकार, नामचीन योगी होते हुए भी अच्छा व्यापारी होगा। अब बात आती है कि मान लो सर शनि किसी का तीसरा घर खाली है। हाँ। अब उस केस में क्या करें? तो लाइन ही बोली कि ना, शनि बैठा 5 तीजे, तो तीसरे घर में शनि को ले आओ। तीसरा घर लाल किताब के हिसाब से माना जाए तो हमारी कलाई है। हम लोहे का कड़ा पहन सकते हैं, काला धागा पहन सकते हैं, लेकिन राहु 11 अकेला होना चाहिए। इससे तीसरे घर में शनि आ गया, अब जज और पुलिस मिल गए, आराम से काम हो गया। दीपक जी, लाल किताब में जब लिखा हुआ है कि जब वो राहु 11वें भाव में बैठा होता है तो कुछ एक लाइनें लिखी हुई है, धन ना मांगे माँ से अपनी, ना ही लेना बाप से, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए सर। राहु 11 में धन ना मांगे माँ से अपनी, ना ही मांगे बाप से जी। अगर राहु 11 वाला स्वाभिमानी है, खुददार है, तो इस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि राहु 11 वाला अपनी माता से पैसा मांगता है अपने खर्चे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या अपने पिता से पैसा मांगता है, तो मेरा दावा है कि राहु 11 वाला कामयाब नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब राहु 11 वाले को क्या करना है? खुददार बनना है, खुद पैदा करना है। एग्जाम्पल दूं, योगी कौन? बाबा रामदेव। क्या उन्होंने अपने पिता से पैसा लिया? खुद पैदा किया, खुद करना है। धन न मांगे मां से अपनी, ना ही मांगे बाप से। यदि राहु 11 वाला खुददार है, यहां सास ससुर से भी नहीं मांगना कि पता लगा माँ को बाप को छोड़ के अपने सास ससुर से मांग लिया, तो वहां पे वो भी उसके माँ बाप की कैटेगरी में आते हैं जी। तो अगर राहु 11 वाला व्यक्ति अपने पिता से, अपनी माता से, अपने सास से, अपनी ससुर से पैसा मांगकर व्यापार नहीं करता है तो इस व्यक्ति को दुनिया का नामचीन व्यक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे पास जैसे कि लोग आते हैं, कई बार आते हैं कि किसी का राहु 11 है और वो अपने पिता का पैसा लेके इस्तेमाल कर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है या नशे में डूबा हुआ है, तो एक ही समाधान है जी, बेटे को अलग कर दो, पैसा देना बंद कर दो। जिस दिन वो बेटा खुद अपनी जेब से खड़ा होकर, पैरों पे खड़ा होकर 10,000 कमा लेगा, अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने में 15,000 के लिए बैठा है। लेकिन जब तक ये पिता मदद करता जाएगा राहु 11 वाले की, राहु 11 वाला कामयाब नहीं हो सकता। जो 11वां भाव होता है उसमें अगर राहु है तो क्या पिता के साथ रहने से पिता को तकलीफ या उसकी सेहत में कोई परेशानी हो सकती है? जैसे कि शुरू में मैं बता रहा था कि राहु 11 बृहस्पति बर्बाद। जी जी। अब अगर किसी व्यक्ति का राहु 11 में है तो बस उसका बृहस्पति मतलब उसका दादा, उसका पिता, उसका नाना को तकलीफ आएगी 100% आएगी। लेकिन देखा जाए तो राहु की लाल किताब में एक एज है, एज क्राइटेरिया होता है। तो राहु की एज क्या है? 42। 42 का आधा किया 21 का आधा किया कितना होगा जी? 10.5 हो गया है ना जी। 10.5 का आधा करेंगे कितना होगा? 5.5 पौने 6। तो इसका मतलब है कि राहु 11 में अगर किसी का, तो जैसे ही 6 साल की उम्र क्रॉस होगी इस व्यक्ति की, इसके पिता को तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। 6 में आ गई, 12 में आ गई,
24 में आ गई। तो कहने का मतलब है कि सही मायने में जैसे ही राहु 11 में वाला व्यक्ति 24 साल का होगा, इसके पिता को तकलीफ आएगी। पिता को कोई बीमारी लग सकती है, पिता की कोई फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, पिता किसी मुसीबत में आ सकता है। पिता अपने काम से मुसीबत में तो आ सकता है, मगर लेकिन सबसे बड़ा सूत्रधार कौन है? सबसे बड़ा सूत्रधार राहु 11 वाला। अब अगर यही व्यक्ति अपने पिता से दूर हो जाए तो जहां पिता को 100 रुपए का लॉस था वहां पे 40 का रह जाएगा। 60 तो इसकी वजह से था। तो राहु 11 में अगर ये अपने पिता के साथ रहेगा तो पिता की सेहत को और आर्थिक नुकसान हो सकता है 24 साल की उम्र के बाद। तो इसलिए राहु 11 वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? 24 साल की उम्र से पहले चाहे जॉब के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, किसी भी वजह से अपने पिता से दूर चला जाए, खुद तकलीफ ले ले। दूर का तात्पर्य यह भी है कि मान लो आप मानसरोवर पार्क गली नंबर 1 में रहते हैं, तो आप अपने पिता को छोड़ के गली नंबर 2 में चले जाओ। अब ये मत करो कि हम जी ऊपर फ्लोर बना लेते हैं जी, हम किचन अलग कर लेते हैं, नहीं चाहिए। हमें उस जमीन से अलग चाहिए। आप गली नंबर 1 छोड़ के गली नंबर 2 में चले जाओ, मकान नंबर 405 छोड़ के 406 में चले जाओ। वो व्यक्ति अपने पिता से ये बोले कि पापा मैं अपने कमरे पे जा रहा हूं, मतलब उसके बाद दूसरे मकान की चाबी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, मतलब साथ रह सकते हैं पर अपना, हाँ बिल्कुल साथ रह सकते हैं। रोज अब सुबह जाओ शाम को आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जेब में एक ऐसी चाबी हो जो आप बोल सको कि पापा मैं अपने कमरे पे जा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपने पिताजी से दूर रहना, पर पिताजी को तकलीफ न देने के लिए आप एक दूसरा घर ले सकते हैं। exactly. ऐसा नहीं कि फ्लोर बना लीजिए जैसे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे बेटे का राहु 11 है, वो 6 साल का है। अब मैंने अलग एक मकान ले लिया, मैं रोज सुबह उससे मिलने जाता हूँ। 4 दिन नए वाले मकान में रहता हूँ तो 3 दिन बेटे के पास रहता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा बेटा बड़ा होकर कह सकता है कि मेरे पापा अलग रहते थे। ये जो लाइन है ना, मेरे पापा अलग रहते थे, ये उसकी कामयाबी का एक की है। ओके। या मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं अलग रहता हूं, ये उसकी कामयाबी का की है, क्योंकि मुझे राहु 11 को कामयाब करना ना। द टॉपिक ऑफ राहु 11। दीपक जी, जैसे हम बात कर रहे हैं लाल किताब में जब 11वें भाव में राहु है तो सही मायने में जो तरक्की की उम्र होती है वो कब होती है और उसमें क्या कंडीशंस होती है? जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया कि अगर किसी व्यक्ति का राहु 11वें भाव में है तो ऐसी क्या स्थिति होंगी, कंडीशंस होंगी कि राहु 11 वाला जीवन में तरक्की जरूर करेगा। जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि राहु 11 बृहस्पति बर्बाद, राहु बैठा है यहाँ पे शनि के घर में। अब अगर शनि है बाल, तो राहु 11 अगर किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को दाढ़ी रखनी चाहिए। ओके। जब तक दाढ़ी नहीं है, फिर वही मेरे पे एक ही एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापारी बाबा रामदेव, राहु 11 है ना, दाढ़ी है ना। तो सबसे पहले तो राहु 11 वाले को दाढ़ी रखनी है जी। दूसरी बात, अब बृहस्पति बर्बाद हो रहा है, तो बृहस्पति बर्बाद हो तो राहु 11 वाले का पिता, अगर राहु 11 वाले की उम्र 39 साल की उम्र तक अगर पिता जिंदा रहा, तो उसके बाद राहु 11 वाले को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। राहु 11 वाले की कामयाबी एक व्यक्ति पे डिपेंड हो गई, वो होगी उसके पिता पे, कि भैया राहु 11 अगर किसी का है तो उसके पिता को अब वॉक करनी है, डायबिटीज मेंटेन करनी है, बीपी मेंटेन करना है, क्योंकि जब तक उसका बेटा 39 साल का नहीं होता राहु 11 वाले के बाप को मरना भी नहीं है। अब राहु 11 में किसी का, उसका फादर बचपन में चला गया, बहुत तकलीफ से जिंदगी कटेगी। अब राहु 11 में अगर उसका पिता 39 साल का मिनिमम 39 तक जिंदा रहा, तो इसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर गलती से इसका पिता इसके 48 तक जिंदा रह गया, तो फिर तो इसको करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डिपेंड करता है उसके वर्क प्रोफाइल पे। अब वो ओला चला रहा है, राहु 11 वाला, पिता भी 45 साल का हो गया, तो उसकी इनकम 2000 से 4000 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आपके वर्क प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। मगर राहु 11 वाले की तरक्की तभी होगी जब ये व्यक्ति के पिता 39 साल की उम्र तक जीवित रहेगा। अब कुछ बातें कुदरत ने रोक रखी है ना जी, इसको आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, कर्मों का भी तो कैसे, कर्मों का फल है जी। तो दीपक जी, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो और कुछ 11वें भाव के राहु के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में बताएंगे आप? जैसे कि मैं अगर अपने दर्शकों की बात करूं तो दर्शकों को एक बात समझा देता हूं कि नॉर्मल ज्योतिष के अंदर 11वें भाव को जैसे लाभ भाव बोला जाता है, जी।
और आज कलयुग का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो राहु 11 वाले को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जब तक इसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जैसे मोबाइल को सही मायने में 70% फंक्शन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो 30 तो बच्चा भी कर लेता है। हाँ। अगर 4 साल के बच्चे को अगर हम दे दे फोन, तो यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम की रील चलाना, बंद करना, उसकी वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम घटाना, स्विच ऑफ करना, फ्लाइट मोड डालना, ये तो वो करता है, वो हमसे भी ज्यादा जानता है। लेकिन राहु 11 में उसको टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास, उसको मोबाइल से पोस्टर बनाना नहीं आता, मोबाइल से सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता, मोबाइल से कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना नहीं आता, तो राहु 11 कामयाब नहीं है। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, जब तक ये टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा तब तक राहु 11 कामयाब नहीं है, क्योंकि ये लाभ भाव है। अब लाभ कहां से मिलेगा? वहां से मिलेगा। और बेसिकली इस व्यक्ति को तिगड़मबाज, जब तक राहु 11 हुई ना, अपना माल सीना चोरी करके कैसे बेचेगा बंदा, जब तक तिगड़मबाज नहीं होगा। तिगड़मबाज का मतलब है इस व्यक्ति को टैक्स की चोरी करनी आनी चाहिए, चालाकी आनी चाहिए। अब शनि के घर में बैठा है, शनि सांप है, शनि जज है, और भैया अगर इसको मैनिपुलेशन नहीं आती, हाँ। तो आप क्या करोगे? भाई पुलिस है ना, पुलिस ही तो रस्सी का सांप बना सकती है, तो मैनिपुलेशन इस व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। और दूसरा उपाय की अगर बात करें, तो राहु 11 में बृहस्पति बर्बाद हो रहा था, तो इस व्यक्ति को बृहस्पति धारण कर ले, जैसे सोने की चैन। बच्चा है, पीला धागा। सर्दियां हैं तो सोने की चैन जितनी ज्यादा मोटी पहनेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। आजकल तो गर्मी में तो स्नैचिंग का जमाना है ना जी, अब क्या करे तो पीला धागा पहन ले, और पीला धागा तो उसको थोड़ा सा माला बनाकर पहने, गंदा हो जाए फेंक दो, 5 रुपए का धागा आता है। अदरवाइज आप सोने की चैन पहने। और दूसरी बात, राहु के साथ अगर बृहस्पति बैठा है 11वें घर में, अब लोहे का कड़ा नहीं पहनना। क्यों? लोहे का कड़ा पहनोगे शनि पे जाएगा, हाँ। शनि 3 में जाएगा। अब शनि वहां से 11वें घर को देखेगा, शनि बृहस्पति को देखेगा। शनि है लोहा, बृहस्पति है सोना। लोहे की हथौड़ी सोने पे मारो या सोने की हथौड़ी लोहे पे मारो, मरेगा तो सोना जी। तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को जब बृहस्पति राहु दोनों बैठा हो 11वें घर में, तो इसको लोहे का कड़ा पहनना है, ये ध्यान रखना है। राहु 11 में पीला धागा पहनना है। राहु 11 अकेला है तो भी इसको लोहे का कड़ा पहनना है। तो बृहस्पति राहु इकट्ठा है तो भी लोहे का कड़ा पहनना है, क्योंकि जज अपने वहां से अपने घर को देख रहा है, तो वहां पे बचाव हो जाएगा। ये हमें बड़ी बात ध्यान रखनी चाहिए। राहु 11 हर ग्रह के हिसाब से देखना पड़ेगा। चंद्रमा बैठा है तो क्या बात करनी है, मंगल बैठा है तो कैसे होगा। लेकिन अगर राहु 11 की बात करूं तो इस व्यक्ति को जीवन में अगर लाइफ के अंदर अगर सक्सेस चाहिए, सबसे पहले पिता से अलग हो, उस मकान से अलग हो जिस मकान में इसने जन्म लिया है। सबसे पहले भाई मान लो ये मुखर्जी पार्क में 335 नंबर मकान में जन्म लिया, तो जितनी जल्दी इसका पिता इस मकान को छोड़ देगा, इस बेटे को उस मकान से दूर कर देगा, तो इस बेटे की भी तरक्की और बाप की भी तरक्की, दोनों की तरक्की है। तो कह सकते हैं ना, अगर समझने के लिए तो बहुत आसान सी चीज है। 11 भाव वाले अगर है राहु, तो सिंपल सा आप जहाँ आपके बेटे का बर्थ हुआ है या फिर बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ उस जगह को छोड़ के आप थोड़ा सा बराबर में शिफ्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और तरक्की होगी। हमें ना फॉर्मेट समझना है। बिल्कुल, एक फॉर्म है, वहां पे लिखा है MR/MS/MRS। अब आप है सिंगल, लेडी है, सिंगल है, उसने मिसेज पे टिक किया, आपका फॉर्म रिजेक्ट है। फॉर्म रिजेक्ट है जी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह से किसी भी ग्रह को पढ़ने का एक फॉर्मेट है। बिल्कुल सही बात। अगर आप उस फॉर्मेट से बाहर गए तो काम खत्म। फॉर्मेट के अंदर रहेंगे, एज इट इज जैसा फॉर्म कह रहा है वैसा फॉर्म भरेंगे, तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट होगा और आपकी ग्रीवेंस भी लगेगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। जितना मैं समझ पाई हूँ दीपक जी, कहने का है कि दुखी होने से अच्छा बहुत आसान सा आपने एक फॉर्मेट बताया है, बस उस फॉर्मेट में काम करना है। उसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है जो इजी वे में हो भी जाएगा। बेसिकली क्या ना, लोग एक बार दोबारा अपने मित्रों को बता दो, ज्योतिष ना समाधान का साधन नहीं है। ज्योतिष वहां शुरू होती है जहां से आपकी समस्या शुरू होती है, और लोग ना ख्वाहिश लेके आते हैं जी। हमने बोला कि भाई एक काम करो, आप पिताजी से थोड़ा सी दूरी बनाओ। वो कहता जी नहीं जी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको एक दवाई बता रहे हैं, वो उसको पहले मना कर रहा है कि जी मैं कैप्सूल नहीं खा सकता, मैं टैबलेट नहीं खा सकता, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। तो फॉर्मेट की शुरुआत ही वही है जी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर।
वो कह सकते हैं ना, जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे तो बीमारी अब उपाय का तो मतलब ये है कि मान लो किसी को डायबिटिक है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 1000 रुपए कंसल्टेंसी ली, उसको दवाइयां लिखी, साथ में एक चीज लिखी, 5 सफेद चीज मत खाओ, दूध मत खाओ, चीनी मत खाओ, पनीर मत खाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ। अब आप नहीं छोड़ रहे, तो डॉक्टर क्या कहेगा, फीस देते जाओ, दवाई लिखवाते जाओ, फीस देते जाओ, दवाई लिखवाते जाओ। अब हमने आपको बोला कि भाई सोने की चैन पहनो, अब आप कहते हो जी हमारा बजट नहीं है। हमने बोला पीला धागा पहनो, आप कहते हो जी मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूं जी, मैं धागा नहीं पहन सकता, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ठीक है, अब हमारी कंसल्टेंसी फीस देते जाओ और उपाय लिखवाते जाओ। तो बचना है तो केवल फॉर्मेट के अंदर काम करना पड़ेगा। तो सही बात है, सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है, फिर आप ब्लेम करते हैं, सिंपल सी है, मैं इस एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मुझे ये बेनिफिट नहीं हुआ, मैं वहां गया, तो आप, सर ने कहा ना, आप फीस देते रहिए और या तो फॉर्मेट को फॉलो कर लो। और मैं तो अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप इसको सीखें। बार बार किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं ना, जब तक वो आपके जहन में नहीं जाएगी, आपके खून में नहीं जाएगी, तब तक यकीन मानना वो काम भी नहीं करेगी। अब जैसे कि मैंने आपको राहु 11 का बताया, तो मेरे ख्याल से अगर 100 लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई, तो जैसे ये बात बैठेगी ना, देखना ये ग्रह उतनी ही स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही है। एक होता है सुनना, एक होता है मानना, एक होता है समझना। सुनने की एक उम्र होती है, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे को आप खूब सुनाओ, वो सुन लेगा। 15 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक वो मानता है कि मुझे साइन थीटा पढ़ना है, मुझे कॉस थीटा पढ़ना है, मुझे अलजेब्रा पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है। लेकिन 35 के बाद उसको समझना है, ना तो उसने सुनना है ना उसने मानना है। क्योंकि 35 के बाद ना तो साइन थीटा काम आता, ना कॉस थीटा काम आता, ना अलजेब्रा काम आती। वहां प्रैक्टिकल का जीवन का सार काम आता है, वहां पे उसे समझना है, उसकी एक उम्र होती है। कह सकते हैं। सर दीपक जी, मुझे एक जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप डेप्थ में बताएंगे। देखिए ये जो 9 ग्रह है ना, आप इसको इस तरह से मान के चलिए, ये आपके परिवार के 9 सदस्य हैं। ठीक है। हर ग्रह तंग करता है, तो परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो शायद इरिटेट करता हो। आपके घर के जो 9 सदस्य, 9 सदस्यों में आप भी एक हैं, मतलब अब बचे आपके अलग से 8 बचे। अब 8 सदस्य आपसे केवल 8 बातें मत चाहते हैं। जैसे आपकी मदर चाहती हैं कि भाई तुम टाइम से घर आ जाओ और घर पे खाना खा लो। वाइफ चाहती है कि भाई आप बाहर कोई गलत काम मत करो, भाई टाइम से आ जाओ, माहौल सही नहीं है, घर में बैठ के सारे जने बैठ के टीवी देखेंगे। बेटा चाहता है कि पापा मैं वीकेंड पे बाहर ले जाओ। बेटी चाहती है कि पापा मेरी एक्टिविटीज में मेरे साथ थोड़ा एंजॉय करो। फादर चाहते हैं भाई 10 मिनट मेरे साथ बैठ के बात किया करो। भाई चाहता है यार कि कभी कभार तू मेरे साथ भी बैठा कर, कुछ डिस्कशन करते हैं, बिजनेस में मेरा हाथ दे दे, हाथ बटा। ये जो 8 लोग हैं, ये आपसे 8 एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जी। आप किसी भी एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। आपकी वाइफ ने बोला कि टाइम से आ जाओ, मत जाओ, उसी दिन आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। आपके बेटे ने बोला कि हमें वीकेंड पे ले चलो, आप 2 साल लेके मत जाओ, उसी दिन देखना वो 2 साल के बाद क्या हालत करेगा। तो कहने का मतलब ये 9 जो ग्रह है ना, हमें इनके द्वारा जो जिस घर में ग्रह बैठा है वो उसकी बात ही तो माननी है। भाई राहु 11, मैंने बोला सोने की चैन, आपने कहा लो जी पहन ली। मैंने बोला पापा से दूर रहो, आपने कहा लो साहब हो गया। मैंने बोला कि भाई दाढ़ी बढ़ाओ, आप फ्रेंच कट रख लो, दाढ़ी बढ़ा लो, आपने रख ली। जो ग्रह कह रहा है वही तो कर रहे, कोई अलग से तो कर नहीं रहे। सही बात। सिंपल है, 9 ग्रह आपके रिश्तेदार हैं, आपने उनको खाली उनके हिसाब से, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको आपने उसी को मानना है। सिंपल है। लाल किताब के ना बेसिकली रिश्तों को बनाने वाली किताब, सिद्धांत पे टिकी हुई है ना। ओके। लाल किताब के बारे में ऐसे बहुत कुछ सुनने को भी मिला है कि उसके ना आजकल उपाय बहुत ज्यादा, आपने भी देखे होंगे ना, रील्स पे बहुत ज्यादा उपाय आते हैं। तो जैसे आपने तो बताया सीधा एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट की तरीके से आप चलिए, तो क्या ये गुमराह करने के लिए नहीं है? क्या आपको नहीं गुमराह, किताब के नाम से आप उस उपाय को, जो व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर रील बना रहा है वो अपनी जगह सही है। ठीक है। मेरे को डायबिटीज है, मेरे को एक डॉक्टर ने मुझे लिखी कि आप ग्लाइसोम भी खाओ, मैंने ले ली। मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उसने कहा मैं तो ये वाली शुगर की गोली खाता हूँ, फिर मैंने वो ले ली। फिर मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया, उसने कहा तो तुम तो बहुत हल्के लेवल की गोली खाते हो, आप ये वाली खाओ। मैंने देखा अच्छा बड़ा पत्ता, बिल्कुल बेहतरीन, मतलब देखने में लग रहा था कि अमीरों वाला पत्ता है। और मैंने वो टैबलेट ले ली, उसमें कॉम्बिनेशन एक ही है,
साल्ट जो है ना वो सब में एक है। जी। अब सबके उपाय सेम है, ऐसा नहीं कोई अलग है, बस हमारे करने का तरीका बदल गया। या तो हम स्कूल में अगर हम हैं तो हम स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है हम उसी फॉर्मेट को पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। आप वो पढ़ लो उसके बाद आप पास। लेकिन उसी दौरान आप टीचर बदल दोगे, ट्यूशन टीचर बदल दोगे, अपनी बुक बदल दोगे, नहीं मम्मी रामजय स्कूल में तो ये वाली किताब से पढ़ाते मैं इससे पढ़ूंगा, या बाल भारती स्कूल में तो इस किताब से पढ़ाते मैं इससे पढ़ूंगा, तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको फॉर्मेट एक ही पकड़ना पड़ेगा जो आपकी लाइफ का पार्ट है। चाहे आप स्कूलिंग लाइफ देख लो या जीवन की लाइफ जीवन का एक तजुर्बा देख लो, सब में एक फॉर्मेट लेके चलना पड़ेगा। तो दीपक जी, जैसे हमारे ऑडियंस है हमारे इस पॉडकास्ट को देखेगा, अगर आपसे वो कनेक्ट करना चाहती है या ज्योतिष के बारे में सीखना चाहती है तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है? दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं 2012 से ज्योतिष के अंदर आया था। 2012 में 12-13 साल हुए मुझे। उससे पहले रुचि थी या आप कह सकते हो कि सरसरी तौर पे मैं देखता था। तो 2014 से मैं इसको पढ़ा भी रहा हूं और अब तक लाल किताब के 70 बैच में ले चुका हूं। और वैसे तो मेरा और भी सब्जेक्ट है, कृष्णमूर्ति पद्धति है। और 2017 में मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी दुनिया के सामने लाके खड़ी की थी, जिसका जन्मदाता भी मैं ही हूं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सही में फॉर्मेट के रूप में सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पॉडकास्ट में लाइव दिख रहा होगा, लाइन में, तो आप मुझे जब मैं संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब सर ने बहुत आसान तरीके से बता दिया है कि अगर आपको सर से कनेक्ट करना है तो देखिए नंबर तो आ ही रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ को आप कितनी इजी वे में चला सकते, फॉर्मेट आपको सीखना है। जैसे स्कूलिंग में हम पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से सर के साथ आप ज्योतिष के बारे में सीखे। जरूरी नहीं कि आप करिए, सिर्फ आप अपने लिए भी सीखे। जो बिल्कुल, जब आप अपने लिए सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, सक्सेस बहुत इजीली आप पा सकते हैं। तो कह सकते हैं ना, सर बार बार कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो बहुत इजी है, सर से कनेक्ट करिए। तो दीपक जी, मुझे तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप एक लास्ट हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? राहु 11 में एक बड़ी बात प्यारी सी है। जो राहु 11 वाले जीवन परेशान होता ना, कुछ इस तरह किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज, कुछ इस तरह किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये राहु 11 वाले की एक युक्ति है। इतना परेशान होता है राहु 11 वाला, जो भी उसकी मदद करता है, राहु 11 वाले को लगता है कि वो उसके साथ खेल रहा है। तो अगर आपका राहु 11 में है और अगर आप परेशान हैं तो आप पीला धागा या सोने की चैन अवश्य पहने, मगर पूरी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, किसी से भी कराएं जरूर, क्योंकि जीवन में एक बार सही डॉक्टर मिलना जरूरी है। अगर मिल गया तो आपकी लाइफ, आपकी दवाएं, बेहतरीन दवाएं बंद की जा सकती है और लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो अपना सीधा कदम और अपना सीधा हाथ उठाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कदम मंजिल को पाने के लिए और हाथ हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद। तो आज का अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आपको पूछना है तो आप अपना कमेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और जो भी लाल किताब के बारे में आपको जानना है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वैसे तो आप सर से कनेक्ट कर लीजिए, बहुत इजी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे आप दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और हमारे इस शो के सारे पॉडकास्ट आपको जल्दी से मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।